दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे हिंदी के टॉपिक का अगला चरण, व्यंजन संधि। कल हमने देखा था स्वर संधि के बारे में विस्तृत रूप से, ट्रिक के माध्यम से पूरा फुल कॉन्सेप्ट दिया था हमने उसमें। माफ कीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्णों के बारे में बताया, वो भी जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि व्यंजन संधि की परिभाषा को देखते हैं अपन। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। व्यंजन व्यंजन मतलब आपको मैंने वर्ण वर्णमाला वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन मतलब कि जो भी व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगा है तो वो व्यंजन कहलाएगा। तो, तो जैसे कि वाक में क है जो, तो इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो व्यंजन संधि कहलाएगा। तो वाक में क जो है वो व्यंजन है। अब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, ये इसके व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर इसका दूसरा शब्द का पहला जो वर्ण है वो ई जो है, ये स्वर है। और जिसे दूसरे में ज है तो यह व्यंजन है, ये ई जो है ये स्वर है। आए आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आने के बाद जो भी जुड़ गया यहाँ पे परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब ये जो संधि बनी है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए आगे इसी में हम उदाहरण सहित समझते हैं। नोट: व्यंजन का शुद्ध रूप हल मतलब हलंत नीचे लगा वाला होता है, जैसे कि क। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब आइए हम व्यंजन संधि के विस्तृत रूप से जानेंगे व्यंजन संधि के नियम। इसमें हमें कुल 6 या 7 जो है नियम याद रखने रहेंगे। आप अगर 6 या 7 नियम को अलग से लिख लेंगे तो आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। चलिए मैं एक एक करके आपको पहले सारे नियम बताऊंगा, उसको याद कराने की कोशिश करूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, जिससे आपको आसानी से ये याद रहे और एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप बिना कन्फ्यूजन के टिक लगा सकेंगे और हल कर सकेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। व्यंजन संधि में पहला जो नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वर्ग, अब व्यंजन वर्ग में पहला वर्ग जो होता है क वर्ग का होता है। क वाले उसका रहता है क च ट प, क च ट ट। तो क च ट मतलब पहले वर्ण का वर्ग जो होगा, पूरे वर्ग का पांचों वर्ग में पहला वर्ण जो होगा वो क च ट प होगा। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो आपको एक ये याद रखना है, ठीक है। तीसरा वर्ग गज, गज ज हो जाएगा, एक ये याद रखना है, ठीक है। पहले वर्ग वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण का तीसरे, टोटल पांच पांच वर्ण होते हैं, तो पांच में से आपको पहले वाले जो है वो अपने ही तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखना है। चलिए दूसरा बताता हूँ आपको। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, एक एक करके देखेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब दूसरा आपको याद रखना है, पहला वर्ण है तो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, पहला ही वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये दोनों को बताता हूँ। किसी वर्ग के पहले वर्ण, जो मैंने पहले बताया क च ट त प, का मेल मिलाव किसी स्वर अथवा वर्ग के तीसरे वर्ण अथवा चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो है, वर्ग का पहला वर्ण मतलब ये क जो है, आपने बताया ना पहला वर्ण किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जो आधा ग ज ड ड द ब हो जाएगा। तो पहला तीसरे में हो जाएगा। तब अब मेल किस किस से होगा, तो स्वर से याद रखना है आपको, तीसरे वर्ग से याद रखना है, क्योंकि तीसरा तो दे ही रहा है तो तीसरा तो आ ही सकता है। चौथा याद रखना है और अंतस्थ ये रहा है, मतलब पहला आपका तीसरे से, चौथे से, अंतस्थ से,
और स्वर से भी हो सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क का ग में कब होगा, क का ज का ज में कब होगा और कैसे होगा ये देखते हैं। दिग्गज, तो आधा का दिख गया हमको, तो आधा का है, और गज, तो गज तो ऑलरेडी है, तो आधा का जो है वो आधे ग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या अंतस्थ में कन्वर्ट हो गया है। तो आधा क आधे ग में हो जाएगा, तीसरे वर्ण जो है इसमें आधे ग में हो जाएगा। तो क का बस आधा ग कर देंगे अपन, बाकी सेम हो जाएगा। दी आधा क का आधा ग, गज, तो दिग्गज। तो आपको ये आधा ग वाला दिख गया, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि व्यंजन है ग आ रहा है, मतलब क ख ग तीसरा आ रहा है, तो तीसरा आ रहा है इसका मतलब आधा है, तो अपना ये पहला नियम होगा, तो क आ जाएगा इसकी जगह। तो दिगंत, दिगंत, तो अब स्वर आ रहा है दिगंत, तो क का ग हो जाएगा, ग ग के साथ ये अ मिल गया, तो पूरा बन गया दिगंत। तो ग आपको कहीं भी दिख जाती है समझ लीजिएगा आपको पहला नियम लगेगा। अब उसी प्रकार च वर्ग देख लेते हैं। आधा च है तो अपने वो तीसरे च च ज ज में आ जाएगा, तो अजंत, तो च का आधा ज हो जाएगा, अंत, ट का ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण, तो सट ट का अड़ हो जाएगा, सड़ानंद हो जाएगा। फिर रिपू, सट रिपू तो सड़ रिपू हो जाएगा, ट और ये र मिलके ये र बन गया और इसमें रिपू आ गया। चलिए इसी प्रकार ये अब अवधि में ब आ गया तीसरा वर्ड, आधा ब और धी ऑलरेडी ऐसी है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के ये हुआ कि पहला वर्ण जो है अपने तीसरे वर्ण जो है में परिवर्तित हो गया, जो आधा ग आधा ज आधा आधा जो है ये पूरा है। अगर ये दिग्गज हो जाता तो ये पूरा लेना पड़ता, तो दी आधा ग का होने का पूरा ग होता, तो ये आधे ग में जैसा है व्यंजन वो व्यंजन में ही होगा, और व्यंजन जो है वो आधे ग में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आधे ग मतलब नीचे हलंत रूप में लिखा जाता है, ये आपको पहले ही मैंने नोट में बता दिया था। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला है, जैसे आधा कहा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब अपन ने वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन देख लिया कि पहला वर्ग के साथ स्वर, तीसरा चौथा अंतस्थ आ जाए, तो वो होता पांचवें वर्ग में। देखते क्या नियम है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुस्वार अनुनासिक अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक अनुनासिक मतलब जिससे नाक से जिसकी वो हवा निकले और नाक से हवा निकले, तो वो जो होते हैं न और म रहते हैं, न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। तो पांचवें में याद रखना है सिर्फ आपको कि इसमें पहले वर्ण के साथ अगर अनुनासिक आ जाए, अनुनासिक नहीं सॉरी नासिक आ जाए, सॉरी अनुनासिक आ जाए, नासिक अनुनासिक एक ही है, न और म, तो उसके स्थान पर पहले वर्ण वाले के स्थान पर पांचवा वर्ण आ जाता है, जो है अड़ा, या, अड़ा, न और मा आ जाता है। ये सब आधे आधे रहेंगे। जैसे वांग में तो आपको मालूम चल गया यहाँ पांचवा दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा आधा आधा दिखेगा। आधा इसलिए आएगा क्योंकि व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में ये आधे में ही कन्वर्ट होता है। तो वाकमय का वांग में हो जाएगा, तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, वा का वा ऐसे ही लिखना और ये ग की जगह आधा का लिख देना और मय लिख देना। षणमुख में अड़ा आ जाएगा, आधा है, तो षटमुख आ जाएगा आधा वाला। अच्छा इसमें पूरा भी देगा वो आपको, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं ये कि इसमें ये आधा रहता है, यहाँ पे ये आधा रहता है, क्योंकि व्यंजन शुद्ध रूप जो है वो आधे रूप में रहता है, और स्वर की सहायता से मिलके वो पूरा हो जाता है, उसमें आधा कट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम तीसरे नियम पर आते हैं। तो पहला नियम अपन ने देख लिया, दूसरा नियम देख लिया, तीसरा नियम जो है छह संबंधी नियम, छह आ गया, छह संबंधी नियम। अब देखते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला वाला जो वर्ण हो गया, अब दूसरा वर्ण, दूसरे वर्ण से हमने छह को उठा लिया, जैसे च छ, तो छ वाले की बात हो गई, अब छह आ जाते हैं। तो किसी भी ह्रस्व स्वर, छोटे वाले स्वर
या एक बड़े में सिर्फ आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। इसमें एक बस चीज़ आ रही है कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के साथ अगर इसका मेल होता है, कुल मिला के छोटे वाले जो है अ, ई और उ, और आ के साथ, मतलब अ आ ई में बड़ा ई नहीं लेना है और छोटा ऊ लेना है, बस का केवल का मेल जो है इसी छ से हो जाता है, क्योंकि छ की बात कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग वाले जो है प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ण है वो अपना पूरा वाला रहेगा, पूरा रहेगा, मतलब स्वर रहेगा, ह्रस्व स्वर रहेगा, वो छोटा वाला, और एक आ को भी ले लिया जाएगा। का मेल अगर छ से होता है तो इसी छ के पहले च जुड़ जाता है, ये नियम है, देखते चलिए। स्व में आ गया और छ आ गया, तो इससे पहले आधा च जुड़ जाएगा, तो स्वच्छंद, तो आधा च हो गया, आधा च छंद हो गया। परिच्छेद, तो इसमें आपको देखना है कि परिच्छेद में री आ गया, मतलब ई की मात्रा आ गई, आधा च, तो इसमें आप रखना याद रखना, आधे च को याद रखना है। पहले वाले में आपको याद रखना था तीसरा वर्ण आधा आएगा, दूसरे वाले में आपको याद रखना था पांचवा वर्ण आधा आएगा, इसमें तीसरे वाले में आपको ये याद रखना है कि इसमें आध पहला वर्ण जो है च वाला, सिर्फ च वर्ग का च, वो आधा आ जाएगा। तो ये जो है अगर इसको आपको विच्छेद करने को बोलता है तो इसका लोप हो जाएगा, क्योंकि अपन ने इसमें डाल रहे हैं अलग से, ये किसी की जगह नहीं आ रहा है। तो स्व ऐसे आ जाएगा, छंद तो स्व छंद का स्व धन छंद हो जाएगा, परिच्छेद का परिधन छेद हो जाएगा, अनुच्छेद का अनुधन छेद हो जाएगा, विच्छेद का। इसी प्रकार दूसरा एक नियम है, वो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो तो वो उसमें और अलग से मैं आपको बताऊंगा, इसको और उसको कोरिलेट करके बताऊंगा मैं आपको। चलिए हम अगले नियम में आ जाते हैं, त संबंधी नियम। त संबंधी नियम, अच्छा, इसमें जो स्टार्टिंग का ये जो है ये स्वर है, लास्ट का ये जो छ है ये पूरा अपन लिखेंगे, शब्द जो लिखेंगे वो तो पूरा लिखेंगे, उसमें आधा तो लगाएंगे नहीं, तो इसमें ये पूरा है, ये पूरा है, इसमें अपन जो व्यंजन डाल रहे हैं वो आधा च है, ये याद रखिएगा, आधा च डल रहा है, इसलिए यहाँ आधा च हुआ, ठीक है। त संबंधी नियम, आधा त के बाद यदि च या छ हो तो त का आधा च हो जाता है। अब देखिए ये इसमें और इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ये इसमें भी आधा च आ गया, इसमें भी आधा च आ गया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कैसे होता है, कि इसको मैं कैसे पहचानने कि इसमें स्वच्छंद में ये ऐसा आएगा और इसमें ये आधा त वाला आएगा, देखते चलिए। त के बाद अब उसमें अपन ने छ लिया था कि ह्रस्व स्वर या आ के बाद अगर छ आ जाता है तो बीच में आधा च जुड़ जाता है। उसी प्रकार त के बाद यदि यदि त के बाद यदि च और छ हो तो त का च हो जाता है, आधे त का आधा च हो जाता है। अब इसको देखिए, इसमें मैं कोरिलेट आपको करके बताता हूँ, कोरिलेट करके बताता हूँ कि इधर तो छ आएगा ही आएगा, आपको ये तो याद हो ही गया है छ आएगा, तो हमको एक छ तो लेना ही है कि बाद में एक छ तो आएगा ही आएगा, छ आएगा जब भी इसके आगे आधा च जुड़ेगा, ये तो आपको याद है। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि छ, उसके च भी आ जाता है, अगर यहाँ च के साथ में छ के साथ में अगर च भी लिखा है तो वो तो लेना है, च भी लेना है, ये दोनों तो आपको याद हो गए। और आगे आपको स्वर और या ह्रस्व स्वर या आ नहीं मिले उस तो उसके अलावा आपको इसमें त देखना है, वो तो उसमें ऊपर वाला हो गया, त देखना है, त आधा त। तो ठीक है, नियम क्लियर हो गया आपको। छ और च, छ और च जैसे पहले देखा था मैंने, छ दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें नया वर्ड च भी जुड़ गया है, छ और च हो लास्ट में, और स्टार्टिंग में आधा त होना चाहिए। तो ये आधा त के साथ अगर च और ये छ जुड़ जाता है तो ये आधे त का जो है च हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपन अलग से च दे रहे थे, तो इसमें आधा च ले रहे तो किसी को हटा के तो लेना पड़ेगा, तो किसी को हटा के लेना पड़ेगा तो त को ले लेंगे, त च की ले लेंगे और पीछे च या छाना चाहिए। अब आधा च ले रहे हैं तो इसको भी महत्व दे दो भैया, पहले महत्व नहीं दिया अपन ने, आधा च जोड़ दिया, तो इसको महत्व ऐसा है कि च वर्ग भी ले लो आप साथ में ऐसा। तो च हो तो च तो जड़ ही गई, छ हो तो छ तो ऑलरेडी अपन देख ही चुके हैं, और किसके लिए किसकी जगह लेना है तो आधे तक की जगह लेना है, ठीक है। तो जैसे उच्चारण, तो उच्चारण हो गया, आधा तक की जगह आधा च आ गया, तो ये चारण, और चारण ऑलरेडी ऐसी। अच्छा, अब उच्चारण में आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे स्वच्छंद है, तो इसमें एक चीज मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल, बताता हूँ ये मीनिंगफुल क्या है। उतधन चारण,
तो अगर जब आप इसका करेंगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो ऊ धन चारण तो होता नहीं कुछ भी, उत ही होता है। लेकिन जब इसमें करेंगे तो स्वच्छंद में स्व एक वर्ड है अपने आप में, छंद है, तो इसमें वर्ड देखना है आपको। ये जैसे ये है, ये उपसर्ग है, तो ये सारे उपसर्ग लिए हो के ये जो है इसका मीनिंगफुल है, इसका भी अपना मीनिंग है। उसी प्रकार चारण है, चारण है, तो चारण अपने आप में मीनिंगफुल है। मतलब ये जो है, ऊ कुछ नहीं होता है, उत होता है, तो उपसर्ग में आपको उत, उपसर्ग याद रखना पड़ेगा। अब जगह, जग कुछ नहीं होता, जगत छाया होता है। ये जग छाया, जग छाया, तो जग छाया अगर होगा तो वो इसमें आ जाएगा, लेकिन जगत छाया बोलते हैं उसको। तो इसमें वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं, वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देगा वो, कि जिसमें कंफ्यूजन हो, वो जग छाया जगत छाया वाला नहीं देगा। ये मीनिंगफुल होगा, ये याद रखिएगा, इसमें मीनिंगफुल आ जाएगा। सत्यचरित्र, तो इसमें जैसे, अब इसमें जैसे च जोड़ दिया जाता है तो च हट जाता है, तो इसमें आपको च पूरा दिखेगा, तो आधा है, तो सचरित्र कुछ नहीं होता, सत्यचरित्र होता है। या जिसमें ऐसा है कि जिसमें दो दो बन रहे हैं, वो उस टाइप के देगा इन्हें क्वेश्चन। चलिए, अब इसी त संबंधी नियम में आपको कम से कम 5 याद रखने हैं, 6 याद रखने हैं। 6 आपको त संबंधी नियम याद रखने हैं। पहला तो अपन ने देख लिया, पहला तो देख लिया अपन ने ये वाला, कि त के साथ, तो आपको स्पेशल में रखना है त संबंधी जो नियम, इसमें आपको टोटल 6 याद रखने हैं। त के बाद यदि च और छ आ जाए तो आधा च हो जाता है, ये तो आपने देख लिया। अब त के बाद यदि ज और झ हो, तो ज और झ, त के बाद च छ ज झ, तो इसमें भी तीसरा और चौथा वर्ण आ गया, च च छ ज और झ, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए इसमें, तीसरा त के बाद यदि तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, पहले त के बाद ये च और छ आ जाए, पहला वर्ण ले लिया था, पहला वर्ण लिया था च और छ, सॉरी सॉरी, त च और छ, तो दूसरे में इसमें आप देखिए ज और झ आ जाएगा। त के बाद यदि ज और झ हो, तो त का आधा ज में बदल जाता है, तो ये दोनों दिन मिल जाएंगे, तो आपको त का जो है आधा ज हो जाएगा। जैसे इसमें त का आधा च, इसमें इसमें याद रखना, आपकी जो पहला वर्ड ले रहे हो आप, वो उसमें कन्वर्ट होते जा रहा है। आधा त च में हो जाएगा, आधे च में, उसी प्रकार आधा त आधे ज में हो जाएगा। जैसे सतजन, तो सज्जन का आधा ज हो गया, तो स आधा त जन हो जाएगा, सज्जन। इसमें सजन नहीं होता है, ये सतजन होता है ये। मैं इसको, आपको एक कन्फ्यूजन लग रहा हो तो मैं डिटेल में इसको आपको और बताऊंगा लास्ट में, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, और इसको पूरा एक बार रिवाइज जरूर करेंगे हम। त के बाद यदि ट और ढ, अड़ा आ जाता है, तो त का ट और अड़ा दोनों में बदल जाता है। देखिए, आपको बस इसमें याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है कि कौन कौन से ले रहे हैं, बाकी तो त तो है ही, ये याद रखना है आपको हर जगह, कि त के साथ च और छ लेना है, त के साथ ज और झ लेना है, त के साथ ट और अड़ा लेना है। जैसे इसमें पहला लिया था, तो च याद रख लेना, कि छ तो ऑलरेडी याद आ जाएगा। ज झ याद रखना, ज और झ साथ में बोलते हैं अपन, तो ज झ। त के साथ ज झ हो जाएगा, त के साथ ट और अंगा वाला, अड़ा वाला, सॉरी, अड़ा, ट ट ड ढ अड़ा, अड़ा वाला अड़ा आ जाएगा। जैसे वृहद टीका, तो त आधा है, टीका तो त ट आ गया, तो टीका तो ऐसे ही रहेगा, ये त का क्या हो जाएगा, आधा ट हो जाएगा, तो आधा ट बन जाएगा, आधा ट ये लगा, वृहद टीका। तो इसमें आपको अगर ये वाली चीज़ याद रहेगी, तो आप एग्जाम सेंटर में क्या कीजिएगा, ये वाली चीज़ अलग से लिख दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, जाके आप बस ये थोड़े से नियम अपने हिसाब से लिख दीजिएगा साइड में या पीछे साइड, समय रहता है बहुत, तो ध्यान लगा के लिख दीजिए, ताकि आपको वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े, बस अब देख के आप उसको टिक लगा सके, ठीक है, वृहद टीका में। क्योंकि क्या है, ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करता है, आधा त लगा देगा, आधा त नहीं लेगा, एक तो इसी में आपका क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद मीनिंगफुल निकलना चाहिए, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं हो, इसके लिए आप वैसा कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आधे ट का त, आधा त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको कि ट है, तो सर ने बताया था हाँ ट है, तो वो त में हो जाता है, त के साथ ट, बस ये ट याद रखना है। तो अब अड़ा आ जाता है, तो अड़ा तो यहाँ ही रहेगा ही, देख लेते हैं।
जैसे ये अड़ा वाला, तो उद डयन, तो ऊ त का इसी जो रहता है इसी में उड आधा ड में हो जाएगा, आधा डयन उड, तो उड रयन हो जाएगा, तो उड डयन। अब ता के बाद यदि ला हो जाता है, ता के बाद यदि ल हो तो ता ला में बदल जाता है। जैसे देखा, जो जिसमें होता है उसी में बदल जाता है। जैसे कि बताता हूँ आपको। पहला अपन ने देखा कि त के साथ च और छ हो तो ज में आधे च में हो जाता है। दूसरा अपन ने देखा कि त के साथ यदि ज और झ हो तो ज में कन्वर्ट हो जाता है, आधे ज में। तीसरा अपन ने देखा त के साथ यदि ट और अड़ा हो जाता है, अड़ा हो तो वो ट और अड़ा के साथ अड़ा में हो जाता है कन्वर्ट। अब चौथे साथ ट के साथ यदि ल हो तो, अब ये ल याद रखना आपको कि त और त तो पहले से याद रहेगा कि त चल ही रहा है। ल हो तो वो आधा था, आधे ल में कन्वर्ट। जैसे उतलास तो उल्लास, तो ये आधा दिख गया। आपको एक चीज़ याद रखना है कि आधे वाली चीज़ दिख गई और ये आपको ये वर्ड याद रहा, तो समझ में आएगा कि त वाला काम चल रहा है, अपना नियम चल रहा है, तो आधे त में अपने कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, उल्लास का उत धन लास हो जाएगा। अब आधे त में दो और है। अब हर वर्ग से वो एक वर्ड उठा रहा है, जिसमें ल उठा दिया उसमें वो उठा दिया। त के बाद यदि श शक्कर का आ जाए, आधा श शक्कर का, तो त का च और श शक्कर का छ में हो जाता है। अब ये देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें फिर आधा च और छ आ गया, आधा च और छ आ गया। और अपन ने जो पहला वाला पढ़ा था इसमें भी आधा च और छ था। ये देखिए, पहला बताता हूँ नियम कहाँ गया। ये देखिए, ये वाला आधा त और छ आ जाता, आधा त और छ आ जाता, ये छ। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, तो ये इसको मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे देखते हैं। तो श आ जाएगा, तो त के बाद यदि श आ जाए तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। तो ये जो श है इसमें ये भी चेंज हो जाता है, आने अगला वाला, और इसमें त तो चेंज होता ही है, तो त का च हो जाएगा और श का छ में हो जाएगा। देखते हैं, उद्धन श्वास, तो त का अपना कन्वर्ट हो गया आधे त का, आधा च में। और श्वास, इसमें आधा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आधा है तो इसलिए आधा जो है वो आधा छ में आ गया। अच्छा, इसमें ये आधा रहता है, क्यों? कारण ये है कि अगर ये छ पूरा हो जाएगा तो इसको आधे नहीं लिख पाएंगे हम, छ छ को आधा लिखेंगे इसको ऐसा, तो ये आधा लिखते ही इसको। उच्छ्वास, तो उच्छ्वास में देखते हैं इसमें। अच्छा, मैंने आपको एक जो यहाँ पे बताया था मीनिंगफुल, तो ये इन दोनों के लिए नहीं था वो। ये मीनिंगफुल जो था कि इसमें जो छाया हो जाता है, उच्छाया, तो ये में च हटने पर ये छाया जो है ये मीनिंग रहता है, छाया के मीनिंग रहता है इसमें। लेकिन यहाँ देखिएगा आप, ये उच्छ्वास, वास कुछ नहीं होता है ये, वास छ हटने पे छ हट जाएगा और उसी जगह स लगेगा, तो ये श्वास कुछ नहीं होता, श्वास। ये छास्त्र कुछ नहीं होता, ये आपको बता रहा हूँ कि ये वाला नियम है ये। इसमें शक्कर वाला आएगा। अब जैसे इसमें देखिए, छ के नीचे ये नहीं लगा है, हलन, तो ये पूरा आ रहा है। हलंद लगा है, इसका मतलब ये आधा यूज होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में कन्फ्यूजन बड़ा रहता है इसको लेके। छुआ से तो आधा लगा है, मतलब ये इसका आधे का आया है, क्योंकि श जो है, आधा श वो छ में कन्वर्ट हो रहा है, आधे श में, तो आधा श तो हो गया ऑलरेडी। अगर ये पूरा श होता तो ये पूरा छ हो जाता, जैसे ये हुआ यहाँ पे। और यहाँ बताने का मेरा ये है कि ये मीनिंगलेस रहेगा। अगर ये छ इसमें अगर लूँगा छुआस वाला, तो ये देखो मीनिंगलेस, इसका मतलब छुआस होता नहीं, इसका मतलब ये छ हट के स आएगा। और यहाँ में जो है देखिए, यहाँ वाले में जो है ये छ है, तो जब छाया, तो इसलिए ये याद रखिएगा, या कुछ नहीं होता, छाया पूरा लूंगा, इसका मतलब ये च जुड़ा होगा, ऐसा। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे, मुझे अब लगता है कि आप समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगले में आते हैं। तो अभी ता संबंधी जितना करा एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि ता के साथ हंसो सर, ता के साथ सॉरी च और ता के साथ यदि च और छ आ जाता है तो वो ता जो है च में कन्वर्ट हो जाता है। ता के साथ फिर यदि आप यदि ज और जो है झा आ जाता है तो वो त में कन्वर्ट हो जाता है, ज में कन्वर्ट हो जाता है। त के साथ यदि अब ट और अड़ा आ जाता है तो वो ट में और अड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। और त के साथ यदि ल आ जाता है तो वो ल में कन्वर्ट, आधा ल में कन्वर्ट हो जाता है। सब मैं आधे की बात कर रहा हूँ। त के साथ यदि श शक्कर का रहता है तो त च में और छ श शक्कर का छ में हो जाता है, आधे छ में हो जाता है। अब ये त के साथ यदि ह आ जाता है तो त के स्थान पर द आ जाता है और ह के स्थान पर ध आ जाता है, क्योंकि आधा द
आधा द और ध साथ में रहते हैं इस वजह से। तो त के स्थान के बाद यदि ह और ये ह पूरा है, आधा नहीं है, इसमें आधा सी बीसी में था, श्वास वाले में। अच्छा, इसमें आधा छ हो तो इसमें तो पूरा श है, तो पूरा श है, तो आधा श और आ मिलाएंगे अपन, तो इसको अलग कर देंगे, आधा श और आ। तो आधा श तो अपना छ में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके साथ जो आ जुड़ा हुआ था वो पूरा हो गया। ठीक है, और मीनिंगलेस रहेगा। इसके बाद जो अपन अगर तोड़ेंगे श्वास तो ये मीनिंगलेस रहेगा, ये ठीक है। तो त आ गया और उसके बाद हा आ गया, तो त के बाद हा आ गया। तो आधे तक का तो अपन ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, द में। तो आधे तक का द आधा द हो गया, और ये ह जो है वो पूरा ध में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध जो दिखता हमको आधा है लेकिन होता पूरा है, और ये जो द है ये आधा रहता है इसमें। तो आप इसको अगर तोड़ेंगे तो ये इस टाइप से टूटेगा। आधा त आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, ह है, तो ह का जो है त में हो जाता है, और त का जो है, सॉरी, ह त का जो है द हो जाता है, और ह का जो है ध हो जाता है। ठीक है, क्योंकि त था द ध, तो द और ध आता है, तो पहले अपन ने त लिया तो त के साथ द हो जाएगा पहले वाला, और बाद में जो ह लिया उसके बाद वाला ध ध आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए उद्धित, तो आधा द है और ध है, तो ये याद हो जाएगा आपको कि त वाला नियम है, तो त तो आएगा ही, तो त तो ऑलरेडी है, तो आधे द का त हो जाएगा, और धत में ध का ही हो जाएगा। ये ध बना भी ह जैसा ही है, और ये ह ऐसा, तो ऐसे याद रख, जैसे ह भी ऐसे बनता है, ध भी ऐसे बनता है, तो ये ही तो हो जाएगा तद्धित में। ठीक है, देख लीजिएगा अभी और एग्जाम्पल। अब अब अपना ये त संबंधी अपन ने 6 कर लिए। त के ऊपर अपन ने जो है ये वाला पहले वर्ण का, पांचवें वर्ण में पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कन्वर्ट देख लिया। इसको आप 2-3 बार करेंगे तो आपको बिल्कुल रटा जाएगा, ये मेरा मानना ये है। अब इसके बाद हम देखते हैं न संबंधी नियम। न संबंधी नियम यदि यदि देखते हैं, री ऋषि का र और श के बाद न व्यंजन आता है तो न का अणा हो जाता है। बस याद रखना, न है, न और अणा, तथा दधा न, तथा दधा न हो जाएगा, और चचा दधा, चचा जजा अणा, चचा जजा यहाँ होता, सॉरी। ठीक है, तो परिणाम में र आ गया लास्ट में, ये र वर्ड दिख रहा है, और ये न हो गया, न न दिख रहा है यहाँ पे और र दिख रहा है, तो परिणाम में न का अणा हो जाएगा, परिणाम। तो परिणाम, तो इसमें याद रखिएगा अगर अणा आ जाता है तो उसमें वो न में कन्वर्ट हो जाता है, तो नाम हो जाएगा। प्रणाम में, प्रणाम में ये म दिख रहा है, क्योंकि न संबंधी हम में वो प्रधनमान है, ये प्रधनमान, तो प्र में र आ रहा आधा, र या र, और मान, तो बस याद रखिएगा र दिख गया आपको ये, और म, म मान में दिख गया आपको न व्यंजन, तो इसमें न तो इस शुरू में आ नहीं रहा है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये इसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। तो प्रमाण में जो है ना का जो है म हो जाता है, क्योंकि इसने कहीं भी ये नहीं कहा है कि पहला वर्ण जो है न होना चाहिए, बस इसने लिखा है कि इसके बाद में अगर ना आ जाए वो कहीं पे भी आ जाए ना, जैसे अयन में जरूरी नहीं पहला वर्ड है, वो न में लास्ट में भी आ रहा है। तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में भी पहला कोई ये नियम नहीं है कि इसमें र श और र री ऋषि का और श जो है पहले में या लास्ट में अंतिम में आए। इसमें र देखो दिख गया, र न दिख गया, तो आपको बस याद रखना है कि ये र और न, रन, रन याद रखना, रन। एग्जाम्पल ट्रिक के लिए, रन, र दिख गया और न दिख गया, हाँ तो ये अणा हो जाएगा। र दिख गया और ये न दिख गया, अणा हो जाएगा। र दिख गया और न दिख गया, रन। ये ट्रिक आप बस बताया आपको, एग्जाम सेंटर में जाके लिख लीजिएगा, ये कुछ कुछ ट्रिक इस टॉपिक के। तो ये र और न में ये न का अणा हो जाएगा। भूष में ये स दिख गया, ये बताया श, तो ये न दिख गया, तो ये अणा हो जाएगा। और तृष्णा में त्रिश धन्ना, त्रिश धन्ना में तृष्णा, ना का अणा हो जाएगा, और ये त्रिश जो न है उसका अणा हो जाएगा, और त्रिश का जो है ये वाला देख लीजिएगा, त्रिश में आता है, त्रिश हो जाता है ये। इसमें थोड़े से कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस भी रहते हैं, तो देखिए त्रिश का ये आधा हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। म संबंधी नियम, अपन ने अब न संबंधी नियम देखा था कि न जो है वो अणा में कन्वर्ट हो जाता है। त वाले वर्ग देखे, न वाले वर्ग देखे अपन ने, पहले के तीसरे में देखे, पहले के पांचवें में देखे। चलिए अब इसी
मैं आ गया म संबंधी नियम पे। म संबंधी नियम, ये नियम इकट्ठे आप छः सात छः जो नियम है, 7 नियम जो आप अलग से एक बार देखिएगा, बिना इसके एग्जाम्पल के लिख लीजिएगा तो उसको आपको सब याद हो जाएगा, 2-3 बार देखिएगा तो। माँ का मेल अगर माँ से, माँ का मेल क से, सॉरी माँ का मेल क से और या माँ से, एक बार वापस देखते हैं, माँ का मेल क से और माँ क से माँ तक हो। माँ का मेल अगर क से माँ, आधे माँ का जो मेल है, अगर ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये आधा होना ही है। क से माँ तक अगर होता है, ये किसी व्यंजन से होने पर म उसी वर्ग के पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। अनुस्वार पंचमा अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। देखते हैं चलिए। माँ, आधा माँ का मेल क से माँ तक में हो किसी भी, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न प फ ब भ म, तक अगर, मतलब पांचों वर्ड तक, अब पूरे को ले लिया अपन ने, पांचों वर्ड तक अगर किसी में भी होता है तो देख लीजिए, क ख ग घ म है तो ये म संबंधी म, ये म याद रखिएगा, ये क ख ग घ है तो म जो है अपने पंचमा अक्षर में हो जाता है, तो ये पंचमा अक्षर अपने ही इसके उसी वर्ग के पंचमा, उसी मतलब अगले वर्ड के पंचमा अक्षर, जैसे कलंक के क, क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ अंग, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, अनुस्वार में हो जाता है, उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अनुस्वार बदल जाता है। जब माँ है तो ये अनुस्वार लग गया ऊपर, ये अनुस्वार लग गया, अनुस्वार लग गया, अनुस्वार लग गया। कलंक, बस ये अनुस्वार जहाँ दिख जाए आपको तो बस उसकी जगह आपको याद रखना है म लगाना है। तो सम धन कलन, सम धन गति, सम धन संचय, बस इसमें आधा आधा आ जाएगा, ये याद रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आधा आधा आएगा ही। अगला देखते चलिए। इसी में जो ये माँ का पंचमा अक्षर वाला है, जो ये इसमें आएगा, ये वाले में, तो आगे देखते हैं तो मैं और बताऊंगा आपको। दूसरा, माँ का मिल यदि यर अलावा से हो जाए, अब अपन ने देखिए माँ का क से म तक ले लिया था, तो अब बेचारा दूसरों से अपन क्यों भेद करोगे, तो उसको भी इंक्लूड करवा लो दूसरे नियम में कि माँ के साथ यदि यर अलावा, और बनते ही है, ऐसा नहीं कि इसके बाद इनसे नहीं बनेंगे वो, कि सिर्फ माँ तक के बनते, तो इनसे वर्ड बनते ही है, तो इनको भी इंक्लूड करो भाई, यर अलावा श को भी इंक्लूड करो। पर इसमें नियम ये अलग हो जाएगा कि सदैव अनुस्वार ही देगा, तो माँ सदैव अनुस्वार ही देगा। जैसे संयोग, संयोग तो संयोग, संरक्षण तो वही सम की जगह ना आ गया, संहार हो जाएगा, ठीक है, ये भी सेम वैसा ही है, पर ये नियम अलग बता दिया। अच्छा, इसमें मुझे लगता है ये उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है, तो ये संकलन में, संकलन में इसको ऐसे ना लिख के वो, मैं आपको इसका और बाद में थोड़ा अगले क्लास में बताऊंगा कि ये, अभी तो इसने ऐसा दिया है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि म उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो त त त त ध न, तो परंतु में ऊपर ना आ गया, संपूर्ण में प प ब भ म, तो सम ऐसा आधा म लिखते, संपूर्ण में आधा म पूर्ण, संपूर्ण ऐसा भी लिखते हैं और स आधा म भी लगाते हैं अपन यहाँ, तो संपूर्ण वैसा भी लिखते हैं, स आधा म, तो ये वैसा वैसा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इन दोनों में एक जैसा ही हो गया, तो इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए था। तो अनुस्वार तो आएगा ही आएगा किसी में, लेकिन पंचमा अक्षर भी आ जाए संकलन में, क, तो अंग आ जाता है बीच में, और रहेगा फिर या तो ये आधा है तो आधा रहेगा वो, आधा रहेगा वो, क्योंकि माँ आधा लेते हैं अपन, आधा है तो आधा, परंतु में आधा न लगा देते हैं, क्योंकि तथा दधा न होता तो आधा न परंतु में लगा देते हैं, तो वो वैसा होगा वो। चलिए ठीक है, अभी माँ के बाद माँ आने पर, अब माँ बेचारे को लिया है, तो माँ वाले वर्ग को एक बार उसी को अलग से बता दो कि, तो कि माँ के बाद अगर माँ आ जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, इसमें माँ तक बोला था, क से माँ तक, क से माँ तक, तो इसमें माँ इंक्लूड नहीं किया था, तो माँ जिसमें इंक्लूड कर दिया, तो अगर माँ आ जाता है तो वो आधा माँ में कन्वर्ट हो जाता है, सम्मान में, आधा माँ, आधा माँ। ठीक है चलिए। आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर स्थान पर प्राय अनुस्वार लगा है। अच्छा ये देखिए, इसमें विशेष में बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राय अनुस्वार लगाना होता है, मतलब ये प्राय अनुस्वार लगाते हैं सुविधा के लिए, बाकी जो मैंने बताया पंचमाक्षर जो है वो लिया जाता है। चलिए अब अंतिम नियम अपना देख लेते हैं, सहसंबंधी नियम। स से पहले अगर ये स है, अच्छा पहले वाले नियम में दो ही है, आपको याद रखवाता हूँ कि पहले वाले नियम में जो है एक स आ रहा है जिसमें यहाँ पे आ रहा है, और एक न वाला नियम आ रहा है जिसमें न लास्ट में आता है और र ऋषि वाला आता है, बाकी सब आधे आधे वाले नियम है। स के पहले यदि आ से भिन्न स्वर आए तो श जो है स षटकोण में हो जाता है, जैसे ये स है,
संबंधी नियम। तो इसके पहले अगर कुछ मात्रा दिख जाए आ को छोड़ के, क्योंकि अपन ने जो ह्रस्व स्वर और जो आ पहले ले लिया था, तो इसमें आ और आ को छोड़ के जो दूसरा भिन्न स्वर है वी हो गया। क्योंकि वर्ड बनते तो सारे को इंक्लूड करना है, इसलिए अब इसको भी ले लिया। इसलिए तो वो सपेरे की जगह षटकोण का हो जाता है। जैसे देखिए विषम, तो श आ गया, तो श जो है और ये ई की मात्रा लग गई, तो बस ये इसमें याद रख लीजिएगा, ये स लग जाएगा, ये षटकोण की जगह सपेरे का हो जाएगा, तो वी धन सम। और याद रखेंगे ये दोनों मीनिंगफुल रहेंगे, जैसे सम और ये वी है तो अपना उपसर्ग हो जाएगा, देख लीजिएगा ये। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने आपको अगर विसर्ग भी आज ही पढ़ा दूंगा तो मैं ये विसर्ग जो है वो बड़ा आपको याद कर रखने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमने हिंदी के टॉपिक में हमने संधि के अंतर्गत अपन ने व्यंजन संधि को आसान ट्रिक और एग्जाम पैटर्न के अनुसार समझा। उम्मीद है कि अब टॉपिक आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो। अगली क्लास में हम लेकर हिंदी के अलग टॉपिक को लेकर आएंगे, विसर्ग को लेकर आऊँगा मैं। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।